एक नई दुनिया का दरवाजा, वो है साइंस स्पार्क। नमस्कार, स्वागत है चर्चा में आपका। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आज दिल्ली के लोग और देश के लोग अद्भुत जनजाति सांस्कृतिक धरोहर से एकाकार हो रहे हैं। पहली बार जब एक साथ 1.5 लाख से ज़्यादा लोग देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से, वन जीवन से बाहर निकलकर राजधानी की सड़कों पर अपनी विशिष्ट वेशभूषा, बोली, वाद्य यंत्र और नृत्य संगीत के साथ लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये दृश्य अद्भुत, अकल्पनीय, अविस्मरणीय और अचंभित कर देने वाला है। लाल किला मैदान में रविवार को आज शाम को दोपहर बाद से ही कार्यक्रम लगातार जारी और दोपहर बाद जनजाति सांस्कृतिक समागम के जरिए जनजातियों का सबसे बड़ा जमावड़ा हुआ है। देश के लोगों के लिए और दिल्ली के लोगों के लिए आत्मीय संबंध स्थापित करने की चाह में ये लोग खुद अपने खर्च पर यहाँ पर तक पहुँचे हैं, राजधानी पहुँचे हैं और राजधानी इनके सांस्कृतिक अनुगूंज से पूरी तरीके से गूंज रही है। इस समागम के जरिए उन लोगों को भी करारा जवाब मिल रहा है जो जनजातीय समाज के लोग तू मैं एक रक्त, वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, और साथ ही साथ ये दृश्य जो आप देख रहे हैं, जनजाति सशक्त, राष्ट्र सशक्त, हाथों में ये संदेश लिए हुए, वाद्यंत्र लिए हुए, रंग बिरंगे परिधान में अपने सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए 1.5 लाख से ज़्यादा जनजातीय समुदाय के लोग इस समय राजधानी दिल्ली में पहुंचे। अलग अलग जगहों से शोभा यात्रा निकाली गई और आज लाल किले में से इनकी आवाज़ बुलंद होगी और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक बड़ा संदेश देंगे। आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला परिसर में भव्य जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन हुआ है। आदिवासी सांस्कृतिक सम्मेलन के आयोजन में 550 से अधिक जनजातियां और तकरीबन 1.5 लाख से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। लाल किले मैदान में जनजाति समाज के 75 महान विभूतियों पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया जा रहा है, वहां पर मौजूद दर्शकों के द्वारा, वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा। और इनमें से अनेक ऐसे इतिहास के गुमनाम नायक हैं जिन्होंने जनजाति समाज से होने के साथ साथ अपने इस राष्ट्र के निर्माण में अपना सर्वस्व होम कर दिया। विशेषकर दिल्ली वाले पहली बार स्वाधीनता आंदोलन से लेकर देश की प्रगति, तरक्की में जनजाति के समाज के अपने योगदान से परिचित होंगे और इस समागम का आयोजन जनजाति सुरक्षा मंच और जनजाति जागृति समिति द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित तौर से ये अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय और साथ ही साथ यादगार ऐतिहासिक क्षण है। और कितना ये समागम राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर एक संदेश देने का कार्य करेगा, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। अगले आधे घंटे में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और ख़ास मेहमान हमको जो है इस बारे में जानकारी भी देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विशेष मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण सिंह मरकाम जी, जनजाति विषय के विशेषज्ञ और लेखक हैं। रवि प्रकाश जी संयोजक हैं सेवा भारती भारत विकास परिषद, और साथ ही साथ विवेकानंद नरतम जी प्रचार प्रमुख वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत के भी। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि प्रकाश जी और लक्ष्मण सिंह जी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रवि प्रकाश जी, लाल किले से अनुगूंज 550 से ज़्यादा देश के अलग अलग हिस्सों की जनजातियों का अपना सांस्कृतिक, बौद्धिक और साथ ही साथ सशक्त प्रदर्शन किस तरीके से देखते हैं कि एक समय में केवल कार्यक्रमों के शोभा बढ़ाने के लिए जनजातीय समुदाय को याद किया जाता था और आज उनकी आवाज़ बुलंद हो रही है लाल किले के ऐतिहासिक प्राचीर से? मैं इसको भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना का महा उत्सव के रूप में देख रहा हूँ। देश भर से 1.5 लाख से ज्यादा वनवासी जनजाति बंधुओं की वहां उपस्थित होना, यह अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना मुझे दिख रही है। भारत की स्वाधीनता और स्वाभिमान का सर्वोच्च प्रतीक लाल किला, उसके प्रांगण में जनजाति समाज का जमावड़ा, यह अपने आप में एक अद्भुत कार्य है, अद्भुत समागम है। इस समागम को यदि हम बहुत ध्यान से देखें तो यह समागम हमको बताता है या हमको इस बात का एहसास कराता है कि यह समाज हाशिए पर नहीं है।
इसको हाशिए पर ढकेलने की कोशिश भले की गई हो, जी। लेकिन यह समाज आज भी राष्ट्र की मुख्य धारा के केंद्र में है। आज के इस पूरे कार्यक्रम को मैं इस नजरिए से देख पा रहा हूं। निश्चित तौर से लक्ष्मण सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अलग अलग जगहों से शोभा यात्रा निकली है। दिल्ली जहां पर समूचा देश सिमटा होता है और समूचे देश से आए हुए 550 से अधिक जनजातियों के प्रतिनिधि किस तरीके से देखते हैं ये अंतर यात्रा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, पहली बार ऐसे लोग हैं जो दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन जैसा कि रवि प्रकाश जी कह रहे हैं कि हाशिए पर नहीं, अब पिछले एक दशक से ज़्यादा समय में अगर देखें तो सरकार के प्रयासों से मुख्य धारा में और बुलंद आवाज़ बनकर उभरा है ये पूरा का समुदाय। मैं सबसे पहले तो इस माध्यम से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जनजातियों का ये जो सांस्कृतिक समागम है ये पूरे देश के सामने एक शंखनाद के तौर पर उभर कर आया है। इसका जो कार्यक्रम का शीर्षक है वही है जनजाति सांस्कृतिक समागम। इसमें शब्द सांस्कृतिक जो शब्द है वो वास्तव में जनजातियों की आत्मा है। आप जानते हैं कि भारत देश में लगभग 720 से अधिक जनजातियां हैं जो जिन्हें हम अनुसूचित जनजाति के तौर पर बोलते हैं। और जो भारत की आत्मा है विविधता में एकता, उस एकता को अगर आप किसी एक समाज के रूप में देखना चाहते हैं तो जनजाति समाज इस विविधता का, एकता का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। और आज ये जनजाति सांस्कृतिक समागम दो वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस आधुनिकता के युग में जहां सारा विश्व एक सूत्रीय रूप से, एक नगरीय रूप से अपनी संस्कृति को छोड़ता जा रहा है, जिसे हम अगर कहें तो कोको कोला संस्कृति जिसको अक्सर कई लोग नाम देते हैं, लेकिन उसके उलट विकास की इस दौड़ के बावजूद भी जनजातियों ने अपनी संस्कृति को हजारों वर्षों से सहेज कर रखा है और ये कहना चाहते हैं कि उनकी इस वेशभूषा, खान पान, रहन सहन में वो अपनी संस्कृति को समाकर समायोजित रख रहे हैं। तो आज जो दिल्ली का समागम है, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो संकल्प लिया है उसका एक तरह से एक जीवंत प्रदर्शन है ये आज का जनजाति सांस्कृतिक समागम। जी रवि प्रकाश जी, अगर देखें तो जिस तरीके से आयोजक मंडल और साथ ही साथ ये राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया है, गत एक दशक में या फिर 2014 के बाद से बहुत सारे ऐसे सरकार द्वारा कार्यक्रम शुरू किए गए, पीएम जनमन, पीएम जेवीएम और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे योजनाओं से अलग, हम योजनाओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक आत्मबोध, आत्मशक्ति का परिचय, आत्मसम्मान का बोध, चाहे वो संग्रहालयों की स्थापना के द्वारा या फिर जनजातीय महानायकों की प्रतिमा के स्थापना के द्वारा, जनजातीय महानायकों के जयंती पर्व और शताब्दी पर्व और 1.5 शताब्दी पर्वों के साल भर चलने वाले कार्यक्रमों के द्वारा एक जो गौरव की अनुभूति, आत्मानुभूति, आत्मशक्ति का बोध है वो बढ़ा है और उस आत्मशक्ति का ही कहीं शंखनाद है ये लाल किले पर आज होने वाला कार्यक्रम। जी, ये उसी आत्मशक्ति का शंखनाद है और इसकी शुरुआत 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर आसीन करने से इसकी शुरुआत हुई है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी जनजाति समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति, यह सम्मान शब्दों से नहीं निर्णय से लिया गया था, जो अपने आप में एक अद्भुत कार्य हुआ। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसकी घोषणा कर बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय पहचान देना, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य इस सरकार द्वारा किया गया है। पीएम जनमन योजना जो है, जिसको हम देख रहे हैं, इसमें 75 विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के लिए आवास, सड़क, बिजली, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ सेवाएं, यह विकास उनके द्वार तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा संकल्प है जो वर्तमान केंद्र की सरकार ने ले रखा है और इस दिशा में काम कर रही है। इस दिशा में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आज जो यह आयोजन हुआ है, यह एक सुस्पष्ट सामाजिक घोषणा है कि यह समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान, पुरखा परंपराओं, पूर्वजों की जो परंपराओं है, प्रकृति पूजा की आस्था और वनाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग और संकल्पबद्ध दिखाई देती है और दिख रही है और काम कर रही है। लक्ष्मण सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार के कार्य हैं ग्रास रूट लेवल पर, जिस तरीके की योजनाओं का हम लगातार ग्राफिक के जरिए भी दिखा रहे हैं, लगातार हम योजनाओं का बगैर जिक्र किए उसके हम सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू पर विशेष चर्चा कर रहे हैं, किस तरीके से आत्मबोध हुआ? अगर देखें तो भगवान बिरसा मुंडा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के लगातार कार्यक्रमों का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में तो हो ही रहा है। असम की जनजाति जो हम इतिहास पुरुष जैसे जो अनेक लोग रहे जो इतिहास में नेपथ्य में थे, चाहे लचित बोरफुकन हो या फिर अन्य ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, इतिहास के पन्नों में कहीं जिक्र नहीं था,
लेकिन आज एक गौरवपूर्ण तरीके से, सम्मानजनक तरीके से, गरिमापूर्ण तरीके से उन आदर्शों की, उन व्यक्तित्वों की पुनर्स्थापना भी हुई। मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत बड़ा श्रेय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि जब उन्होंने आज़ादी के 75 वर्ष के लिए, जब इस पूरे एक आज़ादी 75 वर्ष की आधारशिला रखी, तो उन्होंने जो प्रमुख बातें कही उसमें ये बात कही थी कि इस आज़ादी की जो हमें प्राप्ति हुई है उसमें जो गुमनाम वीर थे, हमें आज़ादी के 75 वर्ष में उनका स्मरण करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि नाम वीरों का। और आप जानते हैं कि 1750 के बाद से, चाहे वो मांझी संघर्ष रहा हो जिसमें बाबा तिलका मांझी ने जो वहाँ पर शुरुआत की, अब तक लोग मानते थे कि केवल 1930 के आसपास से भारत का स्वतंत्रता संग्राम लिखने के प्रयास किए जाते थे। लेकिन जब जनजातियों का इस देश के लिए संघर्ष की बात होती है, तो जब अंग्रेजों का आगमन हुआ 1757 के पहले से जो जनजाति क्षेत्र थे, उन्होंने एक बड़ी संख्या में एक विदेशी आक्रमण के खिलाफ अपनी एक अलग जगाई। और आप पाएंगे कि 1857 में हजारों असंख्य, चाहे वो संथाल विद्रोह हो विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो, गोंड विद्रोह हो, और भारत का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर जनजातीय नायकों ने इस अंग्रेजों के विद्रोह और दमनकारी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाई। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केवल उनको श्रद्धांजलि अर्पण नहीं की है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के सामने उनके इस जीवंत इतिहास को संरक्षित करने के लिए, संवर्धित करने के लिए पूरे देश में 10 महत्वपूर्ण जनजातीय संग्रहालयों की एक घोषणा की, और जिनमें से लगभग अधिकांश आज अपनी पूर्णता के रूप में है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संग्रहालय है वो भगवान बिरसा मुंडा का जो रांची में संग्रहालय है। जी। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जीवन मात्र 25 वर्ष का था। हम भगत सिंह जी को तो सभी जानते हैं, लेकिन इस घोषणा के 2022 में, इस दिवस की घोषणा के पहले बहुत कम लोग रहे होंगे जो ये जानते होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। तो बहुत साधुवाद है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो उन्होंने इन जनजातीय नायकों को भी उस मंच तक लाने का प्रयास किया। और जो योजनाओं की बात मुझसे पहले वक्ता बोल रहे थे, योजनाओं की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। संक्षेप में कहूं तो इन योजनाओं ने केवल एक भौतिक एक रास्ता तैयार नहीं किया है, एक मनोवैज्ञानिक रास्ता भी तैयार किया है कि जो विकास है, ये विकास केवल कागजों पर नहीं है, ये विकास अंतिम ग्राम तक पहुंचने वाला ग्राम है। तो ऐसी असंख्य योजनाओं के हम बता सकते हैं जिनके बारे में जो चर्चा की गई है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या पेसा कानून के माध्यम से गांव-गांव तक जो विकास को ले जाने की बात हो, चाहे वो वनाधिकार कानून के तहत वनवासियों को वनों के पट्टे देने की बात हो, या जो जनमन के माध्यम से जो छोटी जनजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, ऐसी जनजातियों को भी एक हैबिटेट राइट्स के तौर पर उनके जितने सिकल सेल एनीमिया से लेकर ऐसी असंख्य योजनाओं का जो एक पदार्पण किया गया है, और उसके लिए जो बहुत ही गंभीर रूप से उसके क्रियान्वयन के लिए पूरी एक संरचना तैयार की गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही साधुवाद योग्य कदम है, और भारत सरकार का और जो राज्य सरकारें इस काम के लिए कार्य कर रही हैं, उन सबको इस जनजातीय समागम के माध्यम से सभी हम बहुत कृतज्ञता के एक ज्ञापन अर्पित करना चाहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान विवेकानंद नरोत्तम जी जुड़ चुके हैं, जो कि प्रचार प्रमुख है वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत के। बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी, आज लाल किले से जो ये दुंदुभी बजेगी, आज लाल किले से जो ये शंखनाद हो रहा है, आज दिल्ली की अलग अलग सड़कों पे 5-6 मार्गों से जिस तरीके से शोभा यात्राएं निकाली गई हैं, एकता अनेकता में एकता, विविधता के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक वैभव, उसके साथ ही एक संदेश कि जो हाशिए पे थे आज मुख्यधारा में है, और जो इतिहास में कहीं ना कहीं नेपथ्य में थे वो आज मुख्य पृष्ठ पर आ रहे हैं। और ये सशक्तिकरण का मुख्य कार्य जो है सामाजिक समरसता को और बढ़ावा देके विकसित भारत का निर्माण भी कर रहा है। विवेकानंद जी। जैसे श्री लक्ष्मण जी ने भी कहा और श्री रवि प्रकाश सर ने भी कहा है कि भारत की अगर हम सांस्कृतिक मूल्य अगर देखें तो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का जो जड़ है, मूल है, वह जनजाति संस्कृति में है। और जनजाति संस्कृति जैसे कहा है कि हमेशा ही भारतीय संस्कृति की प्रहरी रही है, और भारत पर जब भी जो भी आक्रमण हुए हैं, अगर हम मध्ययुगीन काल के संदर्भ में भी देखें और इंडिका तक का जो समय है वहाँ तक भी अगर हम देखें, तो भारत की संरक्षण की पहली पंक्ति जो हुआ करती थी वो जनजाति समुदायों की पंक्ति हुआ करती थी। और ये समय समय पर जो नगर से ग्राम तक, ग्राम से वनों तक,
इस प्रकार से भ्रमण लोगों का होता रहा है। इसलिए कभी कल के जो वनों में रहने वाले लोग हैं वो नगरों में हैं, कुछ नगरों के लोग वनों में जाकर बसे हुए हैं। इस प्रकार से हम जो कहते हैं ना कि हरिजन गिरिजन वासी वन के, नगर ग्राम सब साथ चले, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समता के सद्भाव फले। जी, ऊपर दिखते भेद भले हो, जैसे वन में फूल खिले, रंग बिरंगी मुस्कानों से जीवन रस पर एक मिले, संजीवनी रस अमृत पीकर मृत्युंजय हम हिंदू है, संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। जी। अगर इस भाव को अगर हम समझने की कोशिश करें तो अनादि काल से अनादि काल तक जो है भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, ये नगर ग्राम वन, ये सभी जो है तीनों भी ये जो संस्कृतियां है वो समानांतर रूप से चलती रही है। और एक संस्कृति दूसरे संस्कृति पर अपना प्रभाव जमाने वाली संस्कृति नहीं है। जैसे अगर हम देखें पश्चिम के परिप्रेक्ष्य में, और वो तो जाना हुआ और कल का इतिहास ऐसा मान सकते हैं हम कि ये यूरोपियन लोग जो है नॉर्थ अमेरिका, जो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा है, और उसी प्रकार से जो हम साउथ अमेरिका कहते हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलीविया और इस प्रकार के सारे जो देश है, यहाँ पर ये लोग कब गए इसका इतिहास अभी हमारे सामने मौजूद है जी। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ के जो मूल निवासी जो लोग थे, जो इंडिजिनस पीपल जिन्हें कहा जाता है, उनका तो सर्वनाश कर दिया उन्होंने, उनकी फिजिकली उनको इराडिकेट कर दिया। जहाँ तक लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने स्वत्व को, अपने स्वाभिमान को बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रखकर सदियों तक उसको संरक्षित रखने का कार्य भारतीय जनजातीय समाज ने किया, और उसी का कहीं ना कहीं सशक्तिकरण का महायज्ञ भी पिछले 2014 के बाद से चल रहा है। जबकि अनेक ऐसे नेपथ्य में इतिहास में भुला दिए गए गुमनाम जनजातीय महानायकों के नाम कम से कम इतिहास और देश और दुनिया ने जाने हैं। रवि प्रकाश जी, एक और बहुत बड़ी समस्या इस जनजातीय समाज के साथ रही पिछले अगर कई दशकों को देखें, चाहे अंग्रेज़ों का काल हो, चाहे स्वतंत्रोत्तर काल हो, मतांतरण कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा सामाजिक डेमोग्राफी या सामाजिक जो स्थितियां हैं, जो भौगोलिक स्थितियां हैं, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसको भी प्रभावित करने का कार्य किया गया। और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए भोले भाले गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी समुदाय के लोग। अब जिस तरीके के ये आयोजन है, जिस तरीके के सशक्तिकरण और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, क्या लगता है कि उस पर भी विराम लग चुका है, लग रहा है, और एक सशक्त समाज का भी निर्माण हो रहा? देखिए, ऐसा है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उस क्षेत्र में मुंबई शहर से 103 किलोमीटर दूर पालघर जिले का जो वनवासी समाज है जी, इसको पूरे तरह से मतांतर की प्रक्रिया से मतलब इनको जबरदस्ती इनका मतांतरण किया जा रहा है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। और ये रोज की मेरे सामने की घटना घट रही है कि इनको अपने जड़ों से काटने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। हर चौक चौराहे पर इनको इनकी किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक ही नारा दिया जाता है कि, अब मैं उस शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं कर रहा हूँ, विल हेल्प यू। ये जो एक समागम आज जो सशक्त तरीके से उभरा है, उससे कहीं ना कहीं यह भी संकेत दे रहा है कि इनको विकास भी चाहिए और ये अपनी जड़ें भी बचाए रखने के लिए पूरी तरह से मशगूल हैं और पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कुछ लोगों जिनका मतांतरण किया गया था, वो वापस जब सनातन संस्कृति में आए तो उनके विषय उनको ये भरमाया गया कि भाई अब आपको लेकिन मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। तो मुंबई के पास तलासरी गांव से 77 वनवासी निकले थे और अयोध्या, मथुरा, काशी, श्रीनाथ धाम घूम करके वापस आए और उन्होंने इस बात को महसूस किया कि मतांतरण से वापस सनातन की संस्कृति को स्वीकार करने के बाद भी ये समाज उनको समरसता से गले लगा करके रखने के लिए तैयार है जी। और आज ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझको तलासरी में दिखाई दे रहा है, जहां मतांतरित हो चुके लोग वापस सनातनी संस्कृति से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क में है और हम उनको वापस सनातन संस्कृति से जोड़ने के प्रयास में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे और इस ऐतिहासिक दिन के जो साक्षी बने हैं और जो साक्षी बन रहे हैं, और उससे थोड़ी देर बाद हम उस संबोधन को भी दिखाएंगे जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री लाल किले की प्राचीर से इस महासमागम को संबोधित करेंगे। लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज़।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जनजाति सांस्कृतिक समागम की, जो कि लाल किले में और आज दिल्ली में आयोजित हुआ। लाल किले में सबसे बड़ा इसका आयोजन है, जहां पर 1.5 लाख से अधिक जनजातीय समुदाय के समुदाय के लोग यहां पर पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री उन्हें संबोधित करेंगे। रवि प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लक्ष्मण सिंह मरकाम जी जुड़े हैं, विवेकानंद नर्तम जी जुड़े हैं, जो कि प्रचार प्रमुख है वनवासी कल्याण आश्रम दिल्ली प्रांत से। लक्ष्मण सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, मतांतरण की हमने बातें की, मतांतरण के अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के वंचित हाशिए पर पड़े हुए लोगों को भी मुख्यधारा में लाने के बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे आयोजन दिल्ली में अगर हम देखें तो इससे चाहे कर्मयोगी आयोजन हो, चाहे आदि पर्व का आयोजन हो, चाहे जनजातीय गरिमा दिवस, जनजातीय गरिमा सम्मेलनों का आयोजन हो, तो आत्मबोध तो हुआ है, लेकिन उस आत्मबोध के साथ साथ बहुत सारे ऐसे सामाजिक शक्तियाँ हैं जो कहीं ना कहीं चाहे लालच, प्रलोभन या फिर मिशनरीज की जो अपनी ताकतें हैं, वो बहुत लंबे समय तक सक्रिय रही। और सबसे ज़्यादा उन्होंने अगर आघात किया तो सामाजिक समरसता पर आघात किया। सबसे ज़्यादा आघात हुआ तो सामाजिक जो सौष्ठव है उस पर आघात हुआ। और ये जब आज दिल्ली में सब देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने जड़ों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, तो किस तरीके से उन शक्तियों को भी एक संदेश जाता है। देखिए, जैसा आपने बताया, हमें इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले बात कही थी कि जो भारत पे हमेशा एक डिवाइड एट इम्पीरिया की जब बात कही जाती है कि जैसे इतिहास में भारत को 1857 से पहले की बात की जाए तो तोड़ने के लिए किन टूल्स का, किन हथियारों का उपयोग किया गया, उसमें एक उसका सबसे बड़ा नज़ीर है कि जब भारत में ये बाहरी लोग आए तो उनकी भारत के प्रति दृष्टिकोण समझ ही नहीं थी। तो बहुत सारे एथनोग्राफर्स जो आए, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर आए, उन्होंने जिस तरह से उनको देखा, उनकी दृष्टि अफ्रीका और वहाँ की दृष्टि थी। उन्होंने रंग भेद को ही यहाँ का मूल आधार मान लिया। तो अगर इसकी हम शुरुआत करें तो लगभग 1771-1781 के बाद से उन्होंने जनगणना की एक शुरुआत की और उस जनगणना में भारत के जनजातियों को रेशियल आधार पर तोड़ना शुरू किया। उन्होंने उनकी नेजल इंडेक्स, उनके हेड के अंदर कितना मांस है, बाकी सारी चीज़ों से तोड़ना शुरू किया। और ये तोड़ने की प्रक्रिया से उनके हाथ में जो एक ये चीज़ आई, उन्होंने उसे वाइट मैन्स बर्डन बोले, या जिसे हम कह सकते हैं कि जिसको उनके जो सेमेटिक थॉट्स हैं उसकी तरफ उनको लगा कि हम इनको एक तरह से इनको हमें मुक्ति देना है। तो मुक्ति देने के कार्य के लिए हम देखते हैं कि पूरी दुनिया से सैकड़ों मिशंस जो हैं यहाँ पर आए, पूर्वोत्तर में, मध्य प्रदेश में, और से लेकर पूरे देश में अलग अलग मिशंस ने काम करना शुरू किया। लेकिन इन मिशंस की जो मूल जो समस्या है वो ये है कि वो एक पुस्तक आधारित जो धर्म है और उसके विपरीत जो भारत का जनजातीय समाज है वो बहुदेववादी समाज है। बहुदेववादी समाज है और प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है, प्रकृति का संरक्षण करने वाला समाज है, प्रकृति का पूजन करने वाला समाज है। बहुत कम समय बचा है, चलते चलते हम एक आखिरी टिप्पणी लेंगे विवेकानंद जी से। विवेकानंद जी, जिस तरीके से घात प्रतिघात या जिस तरीके की स्थितियां जो कुत्सित प्रयास किए गए, लेकिन विराम लगा है 2014 के बाद से, सशक्तिकरण की प्रक्रिया अनवरत जारी है, और किस तरीके की आगे की राह देखते हैं, क्योंकि चाहे जनजातीय समाज हो, चाहे वनवासी, गिरवासी हो, ग्रामवासी हो, नगरवासी हो, सब मिलकर एक विकसित भारतवासी बने, और उसी का ये प्रयास है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि जनजातीय समाज में और उनकी अस्मिता, अस्तित्व और विकास, ये जो 3 पहलू है उस पर जिस प्रकार से आघात हो रहे थे, उन आघातों के संदर्भ में 2014 के बाद एक विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और उस पर कुछ रोकथाम भी लगती हुई दिखाई देती है। जैसे FCRA एक्ट के माध्यम से बहुत सारा जो पैसा आता था और किन चीज़ों में वो पैसा लगता था उसका कोई अंदाज़ा पहले हुआ नहीं करता था। ऐसे बहुत सारे संगठन थे जिनका FCRA का पैसा जो आता था उसका कोई हिसाब नहीं होता था, और वह पैसा बहुत सारा इस प्रकार के जो मतांतरण के कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें लगता था। अब मुझे लगता है कि उन प्रकार के जो संगठन है उन पर एक प्रकार की नकेल कसी गई है और इसमें एक सुधार आया है, ऐसा मुझे मेरा मानना है।
लेकिन ये जो शुरुआत है हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी है और अस्मिता अस्तित्व के साथ ही विकास के महत्वपूर्ण आयाम भी जो है उसके बारे में भी हमें सोचना होगा। जब हम विकास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाकर के उनकी संस्कृति और उनकी श्रद्धा स्थान जो है उनका विनाश करके विकास के नाम पर हम उनको डिस्प्लेस करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो ये विकास की ये जो पूरी परिकल्पना है वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए जनजातीय समुदायों को उनके पर्यावरण के साथ, उनके देवी देवताओं के साथ, उनके पर्वत पहाड़ों के साथ वो उस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। जनजातीय समाज कोई जू में रहने वाले प्राणी नहीं है कि उनको विकास की कोई आकांक्षाएं नहीं है। जरूर उनकी विकास की आकांक्षाएं है, वे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके भी बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स और बहुत सारी जो नासा जैसे जगह है और ये इसरो जैसी जगह वहां पर जाना चाहते हैं। हम उसके लिए हमें उस प्रकार के अवसर मुहैया कराने होंगे, तभी जाकर के विकास की जो परिकल्पना है वो वास्तव में चर्चा जारी धरातल पर रखेंगे आएगी। विवेकानंद जी आपसे, और कुछ झलकियां भी दिखाएंगे किस तरीके से शोभा यात्रा निकालेगी और किस तरीके से दिल्ली के आज कहीं ना कहीं समूचे सांस्कृतिक रंग से पूरा दिल्ली सराबोर है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली में अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गई और इस मौके पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने अजमेरी गेट पर आयोजित शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। प्रवीण खंडेलवाल से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने खास बातचीत की है। आइए हम दिखाते हैं इस सांस्कृतिक झलकी और साथ ही साथ इसमें शामिल हुए लोगों के विचार भी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर ये भव्य आयोजन क्या संदेश दे रहे हैं? ये सामाजिक समरसता और वो जो जाति जिसको कभी महत्व नहीं दिया गया, देश में उनका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको समर्पित भाव से नमन करने के लिए जनजातीय समाज द्वारा आज दिल्ली में ये रैली आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 1 लाख से अधिक पूरे देश से वनवासी बंधु यहाँ पर आए हैं और हम दिल्ली के लोग भी मिलकर के उनका जोरदार स्वागत करेंगे। रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह भी हो रहा है, जिसको हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह उसमें खुद मौजूद रहेंगे। ये पूरा समारोह क्या है और कैसे कैसे इस यात्रा की रूपरेखा रहने वाली है? शोभा यात्राएं प्लान की गई हैं। एक शोभा यात्रा जो विशिष्ट रूप से अजमेरी गेट से लेकर के दिल्ली के बाजारों से होती हुई लाल किला पर पहुंचेगी। इसी प्रकार से बाकी की 4 शोभा यात्राएं भी लाल किला पहुंचेंगी और वहाँ पर हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी संबोधित करेंगे। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप देखिए कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर ऐसी ही भव्य शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं और उसके बाद शाम के वक्त दिल्ली के रामलीला मैदान में एक तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली सराबोर है जनजातीय सांस्कृतिक रंग से। चलते चलते बेहद संक्षेप में विवेकानंद जी, बहुत कम समय है, आप बात पूरी करें। मैंने इंटरप्ट किया था कि ये एक शंखनाद और एक संदेश मुख्य धारा में तो है ही, साथ ही साथ राष्ट्र की विकास धारा में भी सहयोग के लिए तत्पर और राष्ट्र भी विकास के लिए तत्पर जनजातीय समुदाय के लिए। जी बिल्कुल सही कहा। हमने कहा था कि अस्तित्व और अस्मिता जो है, जैसे जनजाति गौरव दिवस की घोषणा होना और भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वां जो जन्म जयंती वर्ष है जो हम मना रहे हैं, ये अस्मिता अस्तित्व के साथ जुड़े हुए प्रश्न हैं। विकास के मुद्दे जो है, हमने कहा कि ये बहुत सारे जो हिस्से हैं, अभी तो ये जो ऑपरेशन कगार के बाद बहुत सारा ये जो नक्सलवाद का जो एरिया है, पशुपति से लेकर के तिरुपति जो हम कहते हैं, जहाँ पर नक्सलवादी लोग एक्टिव थे, अब वहाँ से भी वे करीबन ख़त्म ही हो चुके हैं। इसीलिए जनजातीय समुदायों को ये विकास की मुख्य धारा में लाना, इसका मतलब ये नहीं कि उनके जगहों से, उनके पहाड़ों से, उनके मतलब उनकी जो भी पूजा स्थान है, श्रद्धा स्थान है, उनसे दूर करना नहीं, बल्कि उनके साथ में रहते हुए उनके विकास की परिकल्पना, उनके विकास के जो योजनाएं हैं, उनके आगे बढ़ाना है, ऐसा मुझे लगता है। और यही प्रयास है कि साहचर्य के साथ, प्रकृति के साथ और जो मौलिक प्रकृति है जनजातीय समुदाय की जो अपेक्षाएं हैं, उनको साथ लेकर विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रकाश जी, लक्ष्मण सिंह जी। और आज के इस आयोजन का अगर मंतव्य समझे तो वो ये है कि वनवासी, गिरिवासी, वंचित बंधु सहोदर हैं अपने, सबको लेकर साथ चले हम, पूर्ण करें सबके सपने। और उस सपने में विकसित भारत का भी सपना है और उस
समाज का भी सप्ताह है, जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया प्रकृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और देश के लिए। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।